मेरे जैसा छोटी बुद्धि का आदमी कभी नहीं समझ पाया कि अगर मैं मान लूं धर्मेंद्र भाई जो बात कह रहे हैं वो बात सारी सच है, तो ये मिठाई तो सबको मीठी लगेगी ना। जनता पागल तो है नहीं कि इनकी मिठाई उसमें मीठी नहीं लग रही। अगर इनके पास मिठाई है तो जनता को मीठी क्यों नहीं लग रही, यही तो सवाल है। मुफ्ती साहब के पास मिठाई है तो जनता को मीठी क्यों नहीं लग रही। राहुल जी के पास मिठाई है तो जनता को मीठी क्यों नहीं लग रही। राहुल गांधी की पार्टी को जनता 300 MP क्यों नहीं जिता के दे रही। और एक नया चलन शुरू हो गया, कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी की एकता की जिम्मेदारी भी भाजपा ले। क्यों भैया, अपनी पार्टी की जिम्मेदारी खुद लो यार। आप क्या लूडो खेलोगे, आप क्या करोगे। कहा जा रहा पार्टियां तोड़ दी, ममता जी के यहां सब फुटकर चिल्लर चिल्लर बन के घूम रहे हैं। ममता जी को चाहिए तो रोके उनको। कल सपा पर संकट आएगा तो अखिलेश जी की जिम्मेदारी होगी ना। कांग्रेस पर संकट आएगा तो कांग्रेस, एनसीपी टूटी तो शरद पवार की जिम्मेदारी थी। हेड ऑफ द फैमिली के नाते अपने परिवार को बचाए, अपनी पार्टी को बचाए। अरे ड्रामा है। बोले नहीं भाजपा बचाए, बोले हम सोएंगे, हम मौज लेंगे, भाजपा वाला चौकीदारी करे हमारे ना। भाई साहब, ऐसी फौज जोड़ी जो एक हार नहीं बर्दाश्त कर पाई, चिंदी चिंदी हो गई पूरी पार्टी। ममता जी हैं, मुफ्ती साहब क्या हुआ फुरपुरा शरीफ का, कुरकुरा हो गया सब मामला है। आप तो देख ही रहे। ऐसी पहली बार चुनाव तो कोई पार्टी नहीं हारी। चुनाव हारती है पार्टियां, फिर भी एकजुट रहती हैं। समाजवादी पार्टी 2 बार चुनाव हारी सरकार के बाद, 17 में हारी और 22 में हारी। उसके बाद भी पार्टी तो नहीं टूटी ना। ममता बनर्जी की पार्टी की तरह तो हाल नहीं हुआ अखिलेश यादव की पार्टी का। इसका मतलब अखिलेश यादव ने लीडरशिप दिखाई और पार्टी एकजुट रखे। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, पार्टी आपकी टूट रही और दोष भाजपा को दो। बोले भाजपा ने हमारी पार्टी की देखरेख नहीं की। अरे भैया वो क्यों करेंगे देखरेख। आप लोग प्रतिस्पर्धी हो एक दूसरे के, वो आपकी अच्छी सेहत के लिए बादाम का दूध बना के भेजेंगे ताकि आप उनसे और होस्ट पुष्ट होकर लड़ो। नहीं, नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों में जो बाकी चीजें रही उन पर चर्चा हुई। एक पक्ष थोड़ा सा छूट गया, मुझे लगता है वो भी देश के सामने रहना चाहिए, है भी। भारत को अपमानित करने वाले नैरेटिव्स को लेकर जो उत्साह भारत के राजनीतिक दलों में दिखता था और जैसा इतिहास वो लिखवाते थे, लिखते नहीं लिखवाते थे, उसकी कहानी में फिर कभी बताऊंगा कि नेहरू जी ने उसमें कैसे कैसे क्या किया। जो इतिहास लिखवाते थे उसमें भारतीय प्रतीकों और भारतीय चेतना के जो आख्यान थे उनको पीछे कर दिया जाता था। बताया जाता था औरंगजेब टोपी बिन के रोटी खाता था, टोपी बनाता था, उससे जो पैसा आता उससे रोटी खाता था। जबकि औरंगजेब महादुष्ट आतताई विचित्र किस्म का आतंकी किस्म का मुगल बादशाह था। और ये चीज नीचे तक आई। मोहल्लों, सुहेल देव कौन थे इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आजादी के इतने वर्ष हो गए। सुहेल देव की पहली मूर्ति कब लगी? मुलायम सिंह के कार्यकाल में नहीं लगी, मायावती के कार्यकाल में नहीं लगी, नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में नहीं लगी। क्यों? सुहेल देव आपको पता नहीं थे? दुनिया कहानी तो आप जानते हो। भारत की राष्ट्रीय चेतना को जो बल मिला है, जो उत्थान मिला है, वो एक सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है भारत की इस कालखंड में। कोई सोच नहीं सकता था कि अयोध्या में रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर आकाश को छुएगा। कोई नहीं सोच सकता था। कैसे सोचे? नेहरू जी के परिवार में जवाहरलाल जी से लेके और सोनिया और प्रियंका गांधी के बाल बच्चों तक कभी कोई अयोध्या गया ही नहीं दर्शन करने। कैसे सोचते? यही लोग मालिक मुख्तार थे 49 साल। ये अयोध्या में मंदिर बनने देंगे? और धर्मेंद्र सिंह की पार्टी जो लोग चलाते हैं उनके परिवार में भी कोई अयोध्या नहीं गया। कैसे हम भरोसा करते? मायावती जी को तो जानने से कोई मतलब ही नहीं। दुनिया का ज्ञान आता है। दुनिया में टीले वाली मस्जिद, चरारे शरीफ, करारे शरीफ, अजमेर शरीफ, फुरपुरा शरीफ, सब जगह गए आप लोग। चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती चलाई, बेला के गजरे चढ़ाए, धूप बत्ती लगाई। नहीं गए तो अयोध्या नहीं गए। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा।
देश इन सब चीज़ों को मुफ्ती साहब नोट करता है। रवि भाई पता नहीं तब कांग्रेस में थे कि नहीं थे, राजीव जी ने फैसला किया कि हम अपना इलेक्शन कैंपेन फैजाबाद से शुरू करेंगे और ट्रेन से जाएंगे दिल्ली से फैजाबाद। उस ट्रेन में हम भी गए पत्रकार के नाते, बड़ा उत्साह था। मेरी सामान्य बुद्धि ये कह रही थी कि फैजाबाद जाके तो ऐसा नहीं हो सकता कि राजीव गांधी रामलला का दर्शन ना करें। 1.25 रुपया का दोना ही चढ़ाएंगे प्रसाद का, लेकिन एक दीपक जला के एक माला पहना के इतना तो करेंगे। राजीव जी नहीं गए रामलला के दर्शन करने ना, फैजाबाद गए, रामलला के पास नहीं गए। क्यों? अजमेर शरीफ जाओगे तो अजमेर शरीफ धोख देने जा सकते हैं, लेकिन अयोध्या के बगल में खड़े होकर आप रामलला के पास नहीं गए। हम तो गवाह हैं। फिर कांग्रेस कहती है कि हमने अयोध्या में ताला खुलवाया, हम भी हिस्सेदारी लेंगे अयोध्या में। बनारस में श्रृंगार गौरी का मंदिर की पूजा किसने बंद कराई थी और क्यों बंद कराई थी, क्या समस्या थी? ये विषय देश के मन को छूते हैं। मुफ्ती साहब ये बात लिख लो आप। क्या नेता क्या कह रहे हैं उस चक्कर में ना पड़ो। नेता बंटा ढार करा देंगे। देश के मन को ये बातें छूती हैं। आप देश के बाहर हजारों किलोमीटर दूर किसी की कब्र पर सजदा करने जा सकते हैं 3 पीढ़ियों से, लेकिन रामलला के यहां माथा टेकने नहीं जा सकते। मुफ्ती साहब आपको कुछ बताने की जरूरत है क्या? नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में इस मानसिकता को भी बदला है। एक बड़ी लकीर खींची है, एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची है। ये लक्ष्मण रेखा प्रणम्य है, ये लक्ष्मण रेखा बड़ी है, ये लक्ष्मण रेखा देश के मन को भाती है। और बाकी तो भैया हमें बहुत पढ़े लिखे ने, हम जानते हैं ऐसी सरकार मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी जहां सबको रोजगार मिले, कभी नहीं देखी। जहां किसी की जेब नहीं कभी काटी जाए, जीरो क्राइम, मैंने दुनिया में कभी ऐसा उदाहरण नहीं देखा, ना राजाओं से ना आज तक। इसलिए उन पर मुंडे मतभिन्ना बहस होती रहेगी, लेकिन भारत का आत्म तत्व पहली बार आसन पाया है इन 12 वर्षों में, ये जान लीजिए। धन्यवाद।